नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अजीत वर्मा ने। अजीत ने लिखा है कि वो पिछले 11 महीने से SBI म्यूचुअल फंड के 4 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्कीम के नाम नहीं बताए हैं। तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं SBI म्यूचुअल फंड के पास। तो आपकी स्कीम्स कैसी हैं, कौन सी हैं, और वैसे भी आपने एक ही फंड हाउस के 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से यदि आप अलग अलग फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ये बेहतर चॉइस होती। बट एनीवे, अब आपने लिखा है कि अज्ञानतावश चारों SIP रेगुलर प्लान में है, और साथ आपने लिखा है कि अब मैं इसे डायरेक्ट प्लान में मतलब स्विच करना चाहते हैं आप, और क्या रिडीम करके फ्रेश SIP करें या फिर STP द्वारा चेंज करें, कहीं एग्जिट लोड तो नहीं देना पड़ेगा, और आपने गाइडेंस मांगी है। देखिए अजीत जी, पहली बात तो ये है कि आपके सवाल से ये साफ दिखाई देता है और आपने कहा भी है कि अज्ञानतावश आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। तो लेकिन बात पास्ट की नहीं है, अभी की बात करूं तो ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में आपको और भी जानकारी की ज़रूरत है, और ऐसे में यदि आप किसी प्रोफेशनल की मदद से रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्ट करेंगे तो ये बेहतर होगा। भले ही हम बात करें कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बीच जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें फ़र्क होता है, लेकिन अल्टीमेटली यदि आपका डिसीजन ही सही नहीं होगा तो एक्सपेंस रेशियो कम होने के बाद भी आपका प्रॉफिट अधिक नहीं होगा, आपका प्रॉफिट कम ही रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है यदि आप डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं और उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहे, लेकिन यदि आपका जो डिसीजन है वो सही ना हो, स्कीम का जो सिलेक्शन है वो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ना हो, तो ऐसे में वेल्थ क्रिएट करने की संभावना कम हो जाती है और कई बार जोखिम भी बढ़ जाता है। तो पहले तो ये एक मेरी राय है कि ऐसे निवेशक जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में, मार्केट के बारे में सीमित जानकारी हो, उन्हें किसी प्रोफेशनल की मदद से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें अच्छी नॉलेज है मार्केट की, जो जानते हैं म्यूचुअल फंड्स को, और जिन्हें कोई सर्विस नहीं चाहिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर की, वो डायरेक्ट प्लान में बेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अजीत, क्योंकि आपने पूछा है कि यहाँ पर कैसे आप स्विच कर सकते हैं, तो देखिए यदि आप पिछले कुछ महीनों से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी कुछ यूनिट्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुकी हैं। और साथ ही दूसरा प्रश्न ये भी है कि आगे की SIP कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो पहले आपको SIP स्टॉप करनी होगी। आपकी जो SIP चल रही है रेगुलर प्लान में, आप SIP कैंसिल कर दें तो यहाँ पर आपकी SIP रुक जाएगी। उसके बाद में नई स्कीम में मैं तो कहूँगा कि आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन, इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्कीम्स आपके लिए सूटेबल रहेंगी। हो सकता है कि वो SBI म्यूचुअल फंड की ना होकर अलग अलग फंड हाउसेस की हों, तो आप उसका सिलेक्शन कीजिए और वहाँ पर डायरेक्ट प्लान में, क्योंकि आप डायरेक्ट में करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लान में SIP शुरू कर दीजिए। तो ये जो अब से आगे आपके SIPs जाएंगी वो आपके रेगुलर प्लान की बजाय डायरेक्ट प्लान में जाती रहेंगी। अब बात आती है यूनिट्स की जो ऑलरेडी आपको अलॉट हो चुकी हैं। यहाँ पर यदि आप इन्हें स्विच करते हैं, यहाँ से यूनिट्स को स्विच करेंगे, चाहे आप एक साथ कर दें या फिर आप जैसा आपने कहा STP के जरिए करें, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए करें, दोनों ही केसेस में यहाँ पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्कीम। कौन सी स्कीम में आपने किया हुआ है वहाँ पर यदि एग्जिट लोड एप्लीकेबल है रिडेम्पशन पर, तो वो चाहे आप रिडीम करें चाहे आप स्विच करें, दोनों ही केसेस में एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। और साथ ही यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है, यानी कि टैक्स तो एप्लीकेबल होगा, बट आप किस टैक्स ब्रैकेट में हैं, कितना टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ये सब कई बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप आगे की SIP पहले चेंज कर लें, और ये जो यूनिट्स ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं इसे आप जब
आपका जो भी वो पीरियड है जिसमें एग्जिट लोड एप्लीकेबल है वो पूरा ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप कर सकते हैं, ताकि एग्जिट लोड भी ना लगे। और साथ ही आप देख लीजिए कि अगर ये इक्विटी स्कीम्स हैं और यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और क्योंकि 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता यदि यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की यूनिट्स हैं, तो 1 साल के बाद रिडीम करेंगे तो शायद ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब लेते हैं अगला सवाल। ये सवाल भी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान को ही लेकर है और सवाल पूछा है सुबोध कदम ने। सुबोध ने पूछा है कि रेगुलर ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ग्रोथ और IDCW ये 2 ऑप्शन होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। ग्रोथ है, इसका मतलब आपको बीच में कोई पैसा नहीं मिलेगा और कोई, जिसे हम डिविडेंड कहते थे पहले, अब बेसिकली वो IDCW हो गया, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो आपका ऑटोमेटिकली कुछ पैसे बीच बीच में आपको मिलते रहते हैं जब भी फंड हाउस डिक्लेयर करता है। लेकिन अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ग्रोथ और IDCW में तो यही फ़र्क है कि एक में आपके जो यूनिट की वैल्यू है वो बढ़ती रहती है और दूसरे ऑप्शन में आपको बीच बीच में कुछ पैसे मिलते रहते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट और रेगुलर में। तो अगर रेगुलर प्लान है तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट के मुकाबले थोड़ा अधिक होगा। अब क्या होता है कि हर स्कीम के 2 ऑप्शन होते हैं, 2 प्लान होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। कोई भी स्कीम हो उसमें कुछ एक्सपेंस होंगे जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं बेसिकली। तो एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं, ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस और मार्केटिंग चार्जेस का एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो जब आप रेगुलर प्लान में जाएंगे तो यहाँ पर ये सभी चार्ज होंगे। जब आप डायरेक्ट प्लान में जाएंगे तब भी ऑलमोस्ट सारे चार्जेस होंगे, एक चार्ज यहाँ पर नहीं होगा और वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस। क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है तो थोड़ा सा एक्सपेंस कम हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि रेगुलर और डायरेक्ट के बीच में एक्सपेंसेस में कितना अंतर होगा। लेकिन यदि ये इक्विटी स्कीम है, इक्विटी स्कीम्स में लगभग आधा % से 1% तक एक्सपेंस रेशियो में फ़र्क दिखाई दे सकता है। दूसरी बात आपने पूछा है कि कितना फ़र्क पड़ेगा यदि एक लंबी अवधि की बात करें, 20 साल की बात करें। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना डिफरेंस सच में है। लेकिन ये तो तय है, यदि 20 साल की बात कर रहे हैं और यदि अमाउंट बड़ा हो तो बिल्कुल दोनों स्कीम के बीच, दोनों प्लान के बीच एक अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, सभी इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि यदि वो डायरेक्ट प्लान में जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। वजह यह है कि भले ही एक्सपेंस रेशियो में फ़र्क हो, लेकिन यदि आपका डिसीजन ही करेक्ट ना हो, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल की मदद से इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पर होगा और ये आपके लिए शायद ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जब आप डायरेक्ट करते हैं तो गलती होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। तो यदि गलती होगी तो एक्सपेंस रेशियो कम होने के बावजूद भी हो सकता है कि आप वेल्थ क्रिएट ना कर पाएँ। साथ ही मैंने देखा है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ही मार्केट में तेज़ गिरावट आती है या फिर ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स एग्जिट कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि उन्होंने गलत टाइम पर एग्जिट कर लिया, यानी कि अपनी यूनिट्स को रिडीम कर लिया। तो इसके लिए यदि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर RIA की मदद लेते हैं तो शायद ये फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन पैसा आपका है, चॉइस भी आपकी है, आपके पास दोनों ही चॉइसेस हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली डायरेक्ट प्लान्स बेटर हैं। लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करें कि एक प्रोफेशनल की हेल्प, उनका सजेशन, इमोशंस को कंट्रोल करना, इन सब बातों के आधार पर मुझे लगता है कि कई इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर प्लान बेहतर साबित हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है जितेंद्र कुमार ने। उनका सवाल है क्वांट
म्यूचुअल फ़ंड को लेकर उनका कहना है कि क्वांट म्यूचुअल फ़ंड की कई स्कीम्स के रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं लास्ट 1 ईयर में, और क्या इशू हो सकता है। तो जितेंद्र जी, पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि आपने कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस कैटेगरी के बाकी स्कीम्स का प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी फंड की बात करें और समय समय पर उनकी परफॉर्मेंस चेंज होती रहेगी, क्योंकि हर फंड मैनेजर का अपना स्टाइल होता है और वो अपने तरीके से स्टॉक्स पिक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। यदि आप देखें कि क्वांट फंड्स ने 1 साल पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उस वक्त शायद दूसरी स्कीम्स के मुकाबले वो स्कीम बेहतर परफॉर्म कर रही थी। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्कीम हमेशा सबसे अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो ये हर स्कीम के साथ होगा कि कभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, कभी थोड़ा शायद उतनी अच्छी ना रहे। लेकिन बाकी तो खैर इन जनरल में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने स्कीम के नाम मेंशन नहीं किए हैं तो मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अब हो सके तो एक बार फिर से अपनी स्कीम बताइए तो मैं आपको बता पाऊँगा। लेकिन ये 1 साल की परफॉर्मेंस देखकर आप ऐसा मत सोचिए कि कोई बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। ये तो स्टॉक सिलेक्शन पे होता है, आपने कोई स्टॉक सेलेक्ट किए और वो उस बीच में नहीं चले, ऐसा हो सकता है। और वैसे भी यदि आपने कहीं पर एक रैली देखी है, बहुत तेज़ी देखी है, तो स्वाभाविक है कि कुछ समय के लिए वहाँ पर उतनी तेज़ी नहीं रहेगी। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है शुभम कुशवाहा ने। शुभम ने बताया है कि उनका CTC जो है यानी कि कॉस्ट ऑफ द कंपनी, टोटल जो सैलरी पैकेज होता है बेसिकली, वो 20 लाख का है, 20 लाख पर ईयर। और साथ ही कहा है कि वो अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं और घर के लिए अपनी सेविंग्स और पेरेंट्स की मनी से वो घर खरीदेंगे। तो जानना चाहते हैं कि उन्हें कैश में खरीदना चाहिए या लोन लेना चाहिए। तो शुभम, पहली बात यह है कि आप अपना ITR न्यू टैक्स रिजिम में फ़ाइल करेंगे या ओल्ड टैक्स रिजिम में फ़ाइल करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपने कहा है कि 20 लाख का CTC है तो इन हैंड कितना आता है वो भी जानना ज़रूरी है, यानी कि टैक्सेबल इनकम कितनी है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना ITR फाइल करेंगे तो उस हिसाब से शायद ये बेहतर होगा, क्योंकि आप जब होम लोन लेंगे तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आप अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। साथ ही होम लोन का जो इंटरेस्ट होगा उसे भी अंडर सेक्शन 24 आप सेट ऑफ ले सकते हैं, उसका टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। और उसके बाद आप NPS में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 50,000 के वहाँ पर जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उस पर भी आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का भी ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि आपके इनकम को देखते हुए शायद ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर होगी। और ओल्ड टैक्स रिजिम की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि होम लोन पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उस हिसाब से आपको कुछ होम लोन लेना चाहिए या आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि 1 साल में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही लॉस क्लेम किया जा सकता है, यानी कि 2 लाख के लॉस पे ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो आप उतना ही लोन लें जिस पर आपको पूरे साल में लगभग 2 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़े। और यदि आप मैरिड हैं और आप जो ये घर ले रहे हैं वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर लेना चाहते हैं और उनकी भी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, तो वो भी इस पर टैक्स बेनिफिट पा सकती हैं। लेकिन उनका भी नाम इस घर में हो और वो भी यदि फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही हों तब वो भी एलिजिबल होंगे, और उस केस में फिर लोन लेना और भी मेरे हिसाब से जायज़ होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आप थोड़ा लोन ले सकते हैं और बाकी जितना हो सके आप अपने पास से कंट्रीब्यूट कीजिए। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है ऋतुमा ने। ऋतुमा ने बताया है कि उन्हें उनकी मदर से 50 लाख रुपीज़ गिफ्ट के तौर पर मिलने वाले हैं और वो जानना चाहती हैं कि यदि ये वाया बैंक ट्रांसफ़र उन्हें मिलेंगे तो क्या इस पर टैक्स लगेगा या ये टैक्स फ्री होगा। तो पेरेंट्स से चिल्ड्रन को या चिल्ड्रन से पेरेंट्स को यदि कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स में कुछ रिलेशंस डिफाइंड हैं, जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन को या चिल्ड्रन से पेरेंट्स को, और यहाँ तक कि
ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ गिफ्ट दें, या ग्रैंड चिल्ड्रंस अपने ग्रैंड पेरेंट्स को गिफ्ट दें, या बहन भाई या उनके स्पाउसेस, हस्बैंड वाइफ, इवन जो मैटरनल या पैटर्नल अंकल आंट हैं, यानी कि मामा मामी, चाचा चाची, उनसे भी यदि कोई गिफ्ट मिलता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो बस कैश में ट्रांजैक्शन ना हो, अदरवाइज़ ये प्रूव करना मुश्किल होगा कि पैसा किसने दिया है। लेकिन यदि आप किसी भी दूसरे माध्यम से, यदि वो चेक, डीडी, बैंक ट्रांसफ़र, इस तरह से इन रिलेटिव्स से आपको गिफ्ट मिलता है तो उस पर आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई टैक्स आपको नहीं चुकाना होगा। तो ऋतुमा, आपको 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। और जैसे मैंने कहा कि ये पैसा आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जिन सवालों के उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है कि ये सभी सवाल या सभी उत्तर आपको ठीक से समझ में आए होंगे। और इसी तरह से अपने सवाल और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।